Okay. Bismillahirrahmanirrahim. We have to again talk about metagenomics. What is metagenomics and why we study the metagenomics? It is modern approach to study the soil microbiology or soil microbial ecology. वजूहात क्या है, क्यों? अब इसको थोड़ा सा गौर से आपने सुनना, हम मेटाजेनोमिक स्टडी क्यों करते हैं? सॉइल कंटेन्स ह्यूज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कितने हमने आपसे बात की थी, पिछली क्लासों में हमने डिबेट की थी। 1 ग्राम सॉइल कंटेन्स नियर अबाउट 10 इज द पावर 9 माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और उसमें से लेबोरेटरी में जो हम कल्चर कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, वो 1 or 2% के आसपास से। एंड मोस्ट ऑफ द माइक्रोबियल पॉपुलेशन इज अनकल्चरेबल। मोस्ट ऑफ द माइक्रोबियल पॉपुलेशन क्या है, वो अनकल्चरेबल है और उसको हम लेबोरेटरी में कल्चर नहीं कर सकते हैं। लेकिन सॉइल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, एक तो उनकी तादाद बहुत ज्यादा है और दूसरी डाइवर्सिटी ज्यादा है और तीसरी चीज दोज आर नॉट कल्चरेबल इन लेबोरेटरी। जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, मॉडर्न अप्रोच यूज करते हैं, मेटाजेनोमिक स्टडीज। ये क्या होता है, व्हाट इज मेटाजेनोमिक स्टडीज? इट इज कल्चर इंडिपेंडेंट टेक्निक। ये कल्चर डिपेंडेंट, वी आर स्टडिंग ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रेजेंट इन सॉइल सैंपल इंक्लूडिंग नॉन कल्चरेबल एज वेल एज कल्चरेबल। यानी जितने भी सॉइल सैंपल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सबको हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। तो आइए देखते हैं वो कैसे करते हैं। लेट वी हैव टू सी दिस थिंग। सॉइल रूट, ये राइजोस्फीयर है जिसको हम राइजोस्फीयर कहते हैं, जिसके अंदर प्लांट रूट्स मौजूद हैं, जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, फंजाई मौजूद हैं, प्रोटोजोआ मौजूद है, सारी माइक्रोबियल पॉपुलेशन मौजूद। ठीक है। प्लांट रूट्स जो एक डेट से रिलीज करते हैं उसको माइक्रोबियल पॉपुलेशन यूज करते हैं। माइक्रोबियल पॉपुलेशन जो एंजाइम जो रिलीज करते हैं वो प्लांट रूट्स उसको यूज करते हैं। और यहाँ पर अवेलेबल जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको माइक्रोबियल पॉपुलेशन क्या करती है, डिग्रेड करती है, रिसाइकलिंग करती है, उसको एलिमेंटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती। तो व्हाट वी आर डूइंग, सैंपल कलेक्शन। जिस सॉइल की हमने माइक्रोबियल इकोलॉजी, माइक्रोबियल कम्युनिटी स्ट्रक्चर को स्टडी करना है, उसका हम सॉइल सैंपल कलेक्ट करते। ठीक है, सॉइल सैंपल कलेक्ट किया, उसको लेबोरेटरी में पहुंचाया। लेबोरेटरी में पहुंचाने के बाद जो सेकंड स्टेप पे जो यहाँ पर आप कर रहे हैं, वो है आपके पास डीएनए एक्सट्रैक्शन। उस सैंपल से हम क्या करेंगे, डीएनए एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो क्या होगा, सॉइल सैंपल के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, चाहे वो यूकैरियोट थे, प्रोकैरियोट थे, वायरस हैं, पैरामीशियम है, प्रोटोजोन्स हैं, प्लांट सेल्स हैं, जो भी है सारा सारा क्या होगा, डीएनए एक्सट्रैक्ट हो जाएगा उस सब में से। और कलेक्ट डीएनए एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो कमर्शियल किट्स आती हैं, उसमें 0.25 ग्राम सॉइल लेते हैं। कितनी? 0.25 माइक्रोग्राम। 0.25 माइक्रोग्राम सॉइल सैंपल लेते, उससे हमने डीएनए एक्सट्रैक्ट किया। क्या हो गया, whatsoever डीएनए इज प्रेजेंट, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सॉइल सैंपल के अंदर मौजूद है, उससे क्या होगा, उसका डीएनए एक्सट्रैक्ट होगा। ठीक है। तो 0.2 ग्राम से जितना भी डीएनए निकलता है वो निकल। थर्ड स्टेप आप देख लीजिएगा। अब उसके बाद हम डीएनए को सीक्वेंसिंग करते हैं एनजीएस की मदद से, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग मशीन की मदद से। जितना भी डीएनए हमें सॉइल सैंपल से मिला है उसकी सीक्वेंसिंग की। ठीक है।
सीक्वेंसिंग के लिए जो जो मशीनें इस्तेमाल होती हैं नाम बता देता हूं मैं आपको। 454 पायरो सीक्वेंसर, इल्यूमिना, पीजीएम, पर्सनल जेनोमिक मशीन। ये तीन तरह की जो है ना मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं, जिससे क्या करते हैं, हमने जो सैंपल सॉइल सैंपल जो 0.25 माइक्रोग्राम था, उसमें से जो डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, उस डीएनए का हम यहाँ पर क्या करते हैं, पूरे के पूरे डीएनए का सीक्वेंस फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। अब उसके बाद सीक्वेंसेस आपके पास आ गए। सीक्वेंसेस आपके पास मिल जाते हैं फास्टा क्यू फॉर्मेट में। सीक्वेंसेस आपको मिल जाते हैं किस फॉर्मेट में? फास्टा क्यू फॉर्मेट में आपको सीक्वेंसेस मिल जाते हैं। अब उन सीक्वेंसेस की सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वालिटी चेक करते हैं। क्वालिटी चेक। ठीक है। क्वालिटी चेक में जो सीक्वेंसेस क्वालिटी में यानी 60%, 80%, 90% क्वालिटी को पास कर जाते हैं, उनको हम एक्सेप्ट करते हैं, बाकी सबको हम कट ऑफ लगा देते हैं। वो बात आपको मुश्किल हो जाएगी, बस इसको थोड़ा सादा रखता हूँ वहां पर। बस उसका क्वालिटी चेक लगा दिया। जो सीक्वेंसेस क्वालिटी पास हो गए उनको आगे प्रोसीड किया, जिनकी क्वालिटी फेल हो गए उसको वहीं पर हमने स्टॉप किया, रोक दिया। अब उसके बाद हम बायो इंफॉर्मेटिक टूल्स इस्तेमाल करते हैं। बायो इंफॉर्मेटिक टूल्स के अंदर हम उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, जितना डीएनए हमने सीक्वेंस किया है। अब जब ये डीएनए को सीक्वेंस कर देते हैं तो क्या होता है, ये मशीन में से एक एक न्यूक्लियोटाइड गुजरता है और उसको पीछे अल्फाबेट की शक्ल में इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। डीएनए को सीक्वेंस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? ए एडेनिन, कौन ए, जी, टी, सी, ये 4 डिजिट्स आएंगे। अब जैसे ये पास होगा, ये पीछे पेपर में प्रिंट होते जाएंगे। एडेनिन, गोनिन, साइटोसिन, थाइमिन, थाइमिन, गोनिन, एडेनिन, ये सारे पेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, फाइल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे जैसे मशीन में से एक एक दाना, एक एक न्यूक्लियोटाइड गुजरेगा, टी गुजर गया, यहाँ पीछे क्लिक हो गया कि जी टी लिख दिया, ए लिख दिया, गोनिन की जी लिख दिया, सी लिख दिया। ठीक है। ये पूरा आपके पास, अब ये इतनी बहुत बड़ी फाइल बन जाती है। ये उसको आम आदमी हैंडल नहीं कर सकता, आम कंप्यूटर के थ्रू हैंडल नहीं कर सकते, वो बहुत बड़ी सीक्वेंस बन जाती है। क्यों? इट इज द कोड ऑफ लाइफ, कोड ऑफ लिविंग थिंग। जानदार का पूरा सीक्वेंस हमने निकाला है, जो कुदरत ने महफूज किया, जिसे हमने लोग महफूज किए थे कि उसके। अब इनके आइडेंटिफिकेशन हो, फर्ज करें एक सीक्वेंस को सिलेक्ट किया, उसको मैच किया, जो रिसर्च जो रिपोजिटरीज हैं जहां पर जीनोम पहले से डिपॉजिट हुआ है, उसके साथ मैच हो गया 80%। जी, ये वाली जीन किसकी आ गई? इकोलाई की हो गई। अगला सीक्वेंस गुजरा वहां, अगले को मैच किया, सोडोमोनास की आ गई। अगले को मैच किया, माइकोबैक्टीरियम की आ गई। अगले को मैच किया, साल्मोनीला की आ गई। तो क्या होगा, जितना डीएनए है वो सब का सब स्टेप वाइज आइडेंटिफाई होगा, उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी स्टेप वाइज। आइडेंटिफिकेशन के बाद अब हम क्या करते हैं उसकी, फिर उसकी, अब एक तो आइडेंटिफिकेशन होगा और दूसरी उसकी नंबरिंग, वहां पर मशीन, ये जो बायोइन्फॉर्मेटिक टूल्स है उसकी नंबरिंग लगा देते हैं। इकोलाई का एक हो गया, इकोलाई के 2 सीक्वेंस हो गए, इकोलाई के 3 हो गए, सोडोमोनास के 4 हो गए, बेसिलस के 6 हो गए,
सबकी तादाद भी बताते, उसकी तादाद भी, उसकी क्वांटिटी को भी मेजर करते हैं, इसके नंबर को। उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं। डेटा को आप इंटरप्रेट कर इकोनॉमिक पोजीशन कर लेते हैं, ठीक है ना। उसकी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ये थोड़ा राग हो गया भाई। और उसके बाद फिर उसकी क्लासिफिकेशन कि कौन सा कैरेक्टर कितना है, कौन सी फैमिली कितनी है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट कितनी है, कौन सा जेंडर कितना है, वो सब हमारे पास डेटा मिल जाता है। तो हम इकोलॉजी में हमेशा एक चीज को डिस्कस करते हैं, व्हेन एवर वी आर गोइंग इन फॉरेस्ट, हम किसी एक दरख्त को नहीं देखते, वी हैव टू सी द होल फॉरेस्ट। अगर हमें इकोलॉजी देखनी है तो वी आर नॉट लुकिंग फॉर वन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वी आर लुकिंग होल माइक्रोबियल फॉर्म। जिस तरह जंगल में जाते हैं तो हम किसी एक दरख्त के पीछे नहीं पड़ते, हम पूरे जंगल को देखते हैं, और पूरे जंगल को देखना होता है। तो जब माइक्रोबियल पॉपुलेशन को हम स्टडी कर लेते हैं, माइक्रोबियल इकोलॉजी को हम स्टडी करते हैं, तो उसके अंदर हमें होल माइक्रोबियल पॉपुलेशन देखनी पड़ती है। अच्छा, अब ये बता दीजिएगा, होल माइक्रोबियल पॉपुलेशन, व्हाई वी कैन नॉट स्टडी विद क्लासिकल अप्रोच एंड क्लासिकल मेथड? एफिशिएंट क्यों नहीं? एक, मोस्ट ऑफ द माइक्रोब्स आर अनकल्चरेबल। दूसरा, most of the microorganisms are still unknown diversity, or number of microorganisms is huge, therefore we cannot study with classical approach, and we are using metagenomic approach to study the microbial population. उसके बाद आप उसकी असेंबली करते हैं, उस डेटा को जो आपके पास यहाँ से सीक्वेंस मिल गया, सीक्वेंस आपको बायोइनफॉर्मेटिक उसको देखिए, बायोइनफॉर्मेटिक उसको अरेंज कर दिया। अरेंज करने के बाद आपके सामने एक क्लियर पिक्चर दिखा दी कि ये माइक्रोबियल पॉपुलेशन है, इसके अंदर इतना परसेंट ये, इतना परसेंट ये फैमिली है, इतना परसेंट ये फैमिली है, इतना परसेंट ये फैमिली है, होल पिक्चर आ गया। दूसरा इसमें जो चीज कर देते हैं, फंक्शनल जीन्स को स्टडी कर, फंक्शनल जीन्स को, कि जो भी माइक्रोबियल पॉपुलेशन है उसमें एक्टिव और फंक्शनल जीन्स कौन कौन, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की जीन्स कितनी परसेंट एक्टिव है, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म की जीन्स कितने परसेंट एक्टिव है, सेल वॉल सिंथेसिस वाली जो जीन्स हैं वो कितने परसेंट एक्टिव है, और स्ट्रेस रिस्पॉन्स वाली जीन्स कितनी परसेंट एक्टिव है उसके अंदर, फास्फोरस सोलिबलाइजेशन की जीन्स कितने परसेंट उसके अंदर एक्टिव है, किसमें सप्रेस्ड है, किसमें ज्यादा है, इस चीज को हम उसके अंदर फंक्शनल जीन्स के अंदर हम इसको देख लेते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, दूसरी जो अप्रोच है वो मेटा ट्रांसक्रिप्टोमिक अप्रोच। अब मेटा ट्रांसक्रिप्टोमिक्स में क्या करते हैं, वही कलेक्ट सॉइल राइजोस्फीयर कंपोस्ट सेडिमेंट्स, सॉइल सैंपल हमने ले लिया, ठीक है, सैंपल कलेक्शन। दूसरी जो अप्रोच है, दूसरी स्टेप में जो है ना, आरएनए एक्सट्रैक्ट, मेटा जेनोमिक्स में क्या क्या हमने डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया, यहाँ पर क्या करते हैं हम,
आरएनए को एक्सट्रैक्ट किया। टोटल आरएनए इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द इन्वायरमेंटल सैंपल, जो भी चीज है, सॉइल है, वाटर है, या जो भी मटेरियल है, उसमें से हमने आरएनए को एक्सट्रैक्ट किया और कमर्शियली किट अवेलेबल है मार्केट, वो किट परचेज करते हो और उसके थ्रू आरएनए को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। rRNA removal abundant RNA to enrich mRNA, tRNA को उसमें से रिमूव कर सिर्फ और सिर्फ किसी को रखते मैसेंजर आरएनए को आपने प्लेस किया, आरएनए को रिमूव किया और सिर्फ मैसेंजर आरएनए को आपने उसमें से सेपरेट कर दिया। तीसरे में क्या चीज, तीसरी स्टेप में आप देख, आरआरएनए को आपने रिमूवल कर दिया और एमआरएनए को आपने रहने दिया उसके अंदर। cDNA लाइब्रेरीज प्रिपरेशन, अब एमआरएनए को एज ए टेम्पलेट यूज करके हमने दोबारा cDNA बना दिया। cDNA जैसे बन गया आपका, उसके बाद उसकी सीक्वेंसिंग करते हैं वही मशीनें जिसका हमने जिक्र किया, एलुमिना, पायरोसीक्वेंसर और पीजीएम, इन मशीनों को यूज करते हुए क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, उसकी क्वालिटी को हमने मेंटेन किया, जिसकी क्वालिटी कमजोर रहे उस उन रीड्स को आपने रिमूव कर दिया, जिसकी क्वालिटी बेस्ट है आपने उसको पास ऑन कर दिया, और उसके अंदर जो होस्ट आरएनए कंटामिनेंट्स थे उसको भी आपने रिमूव कर दिया सेकेंड स्टेप में। फिर असेंबली और अलाइनमेंट, फिर उसको अरेंज कर लिया बायोइन्फॉर्मेटिक टूल्स की मदद से। और अब जब आपके पास आरएनए को आपने जोड़ दिया, आरएनए को आपने cDNA बना दिया, अब ये क्या बन गई, पूरी एक चेन बन गई, ठीक है। अब आपने इसकी सीक्वेंसिंग की और इस सीक्वेंस को आपने जो पब्लिक रिपोजिटरीज है उसके साथ मैच किया कि कौन कौन सी फंक्शनल जीन्स इस सैंपल में, इस डीएनए में मौजूद, इस आरएनए में मौजूद है जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है, और जो एग्जिस्टिंग रिपोजिटरीज के अंदर मौजूद है उसको मैच करके जब वो 80% उसकी मैचिंग होगी तो उसको ओके कर देगा, या 60% अगर आपने कट ऑफ लगाया है तो 60% जो मैच कर रहा है उसको ओके कर देगा, बाकी को रिमूव कर देगा, बाकी को डिस्कार्ड कर देगा। और सपोज इसकी मिसाल में दूसरी तरीके से इस तरीके से लगा बता सकते हैं, फर्ज करें हमारे प्लेनेट में एक नया टाइप का इंसान आ जाता है, ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले जमीन के लोग उसके फीचर्स को स्टडी करेंगे कि ये कौन सी जानदार के करीब है। अगर 80% खसूसियात इंसान की जैसी हो तो उसको क्या करेंगे, इंसान में शामिल करेंगे। अगर 80% खसूसियात बंदर की तरह की हो तो उसको वहां शामिल करेंगे। सेम इसी तरह अगर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पर सीक्वेंस में मौजूद है, अगर वो 80% एग्जिस्टिंग जो आइडेंटिफाइड माइक्रोब्स हैं उनके साथ मैच करते हैं तो उसको उसी में तस्वर किया जाता है, वही नाम दिया जाता है उनको। या जिसके भी करीब है 80%, 90%, 60%, 70%, वही नाम उनको दिया जाता है। और उसके बाद फिर आपके पास जो है ना ये एक क्लियर इमेज प्रेडिक्शन, आइडेंटिटी कोडिंग सीक्वेंसिंग, सीडीएस आपने उसको असाइन किया, फंक्शनल एनोटेशन, उसके बाद ये चीज कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करने वाली जीन ये कौन सा है, हाँ, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को मेटाबोलाइज करने वाली ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स की जीन तो इसके अंदर वो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की जीन कितनी, अदर कितनी,
और वो सबको आप इतने पिक्चर पे प्लॉट करते हैं, उसका जो माइक्रोवेव फंक्शनल प्रोफाइल है वो सब कुछ इस तरह कर दिया जाता है। क्या हम इन सारे एंजाइम को क्लासिकली अपनी लेबोरेटरी में परफॉर्म कर सकते हैं? नो। एक तो नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने ज्यादा, मोस्ट ऑफ देम आर अनकल्चरेबल। लेकिन ये वाली जो टेक्निक है जिसको हम मेटाजेनोमिक्स या मेटा ट्रांसक्रिप्टोमिक्स कहते हैं, इसके अंदर सारा आरएनए हमने उससे एक्सट्रैक्ट किया, आरआरएनए को अलग किया, एमआरएनए को हमने सीडीएनए में कन्वर्ट किया, उसके बाद उसकी सीक्वेंसिंग की, और जितनी भी फंक्शनल जीन्स हैं उसको एक पिक्चर के फॉर्म में। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि ये वाली माइक्रोबियल पॉपुलेशन में ये जीन्स मौजूद है, ये जीन्स मौजूद है, ये जीन्स मौजूद है, ये एंजाइम प्रोड्यूस कर सकती है, दिस वन can produce this type of enzyme, this family can produce this type of enzyme, which can be used for industry, for healthcare, for medicine, for pharmaceutical production, and for food preservation. जितने भी एंजाइम मिलते हैं आप उनको मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस फैमिली के अंदर प्रिडिक्ट हो जाती है कि ये वाली जीन इसके, क्योंकि हमने सीडीएनए बनाया, सीडीएनए बना, उससे ये प्रिडिक्ट करते हैं कि इसका मतलब ये काफी अगर बनी है तो ये जीन इसके अंदर मौजूद हो सकता है। अब उसमें रेयर चांस, श्योरली इसलिए लफ्ज यहाँ इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं कि हमने तो सिर्फ डीएनए में कन्वर्ट किया है ना। फिलहाल हम जिस चीज को टारगेट बनाकर कह रहे हैं कि डीएनए को कन्वर्ट किया है आरएनए को, और डीएनए की बेस पर कह रहे हैं कि ये वाली जीन होगी। अगर वो जीन आप इंपॉर्टेंट है तो उस माइक्रोबियल पॉपुलेशन को आप इन्वायरमेंट से अलग करके क्लासिकल अप्रोच से या दूसरी अप्रोच से उस एंजाइम को आप हार्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि फोकस हो जाएंगे ना आप। 10⁻⁹ टाइप के ऑल माइक्रोब्स को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप टारगेट हो गए कि यार ये इस पॉपुलेशन में मौजूद है, यहाँ इसको टारगेट करके वर्कआउट कर दो। तो दिस इज गिविंग अ क्लियर पिक्चर। अच्छा, तीसरी जो चीज है एक आइसोटोप लेबलिंग। सॉइल माइक्रोबियल इकोलॉजी को स्टडी करने के लिए तीसरी जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है वो है आइसोटोप लेबलिंग। Scientists introduce a nutrient such as glucose that contain heavy stable isotopes. ऐसा मीडिया हम वहां पर इंजेक्ट कर लेते हैं जिसके ऊपर हमने कोई आइसोटोप अटैच किया, ठीक है, लाइक कार्बन 13 इंस्टेड ऑफ कॉमन कार्बन 12, ये चीज किया। incubate only the microbes capable of utilizing that specific nutrient will incorporate the heavy isotope into their biomass, including their DNA. अब जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन वो लेबल्ड सबस्ट्रेट को यूटिलाइज करेगी, उसके अंदर वो आइसोटोप डिटेक्ट होगा उन माइक्रोब के, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि दिस माइक्रोबियल पॉपुलेशन इज एबल टू यूटिलाइज दिस टाइप ऑफ मटेरियल। कार्बोहाइड्रेट को वो यूटिलाइज कर सकते हैं। डीएनए एक्सट्रैक्शन एंड सेपरेशन, अब ऐसी पॉपुलेशन से हम क्या करते हैं, तो डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, सपोज हमने सॉइल के अंदर ये आइसोटोप ऐड कर दिया कार्बन 16 की शक्ल में, माइक्रोबियल पॉपुलेशन जो जो उसको एब्जॉर्ब करती है उसने एब्जॉर्ब किया, यूटिलाइज किया, उनके बॉडी मास के अंदर ये एक्युमुलेट हुआ, एक्युमुलेट होने के बाद अब हमने वो माइक्रोबियल सैंपल ले लिया, उसमें से डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, और डीएनए के अंदर हमने यही चीज आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि वो जो आइसोटोप हमने सबस्ट्रेट के अंदर ऐड किया था वो इनके बायोमास के अंदर है या नहीं। अगर है, it means that microbial population is able to utilize this type of substrate. The heavy and light fractions are analyzed
using methods like metagenomics, allowing researchers to specifically identify which organisms were active in consuming the original nutrient. इसमें वो स्पेसिफिक माइक्रोब ऑर्गेनिज्म भी मिल जाता है जिसने उस सबस्ट्रेट को यूटिलाइज किया है, क्योंकि उसी के अंदर से वही आइसोटोप ऑब्टेन होगा इस प्रोसेसिंग के थ्रू। इसका प्रोसीजर है। स्टेबल आइसोटोप प्रॉब्लम, डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, उसको हमने सेंट्रीफ्यूज किया, सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद आपके पास डीएनए की दो लेयर होगी और एक डाई। 13 में पॉजिटिव होगा, जिसमें अगर सिर्फ आइसोटोप आ जाता है तो इसका मतलब है कि वो दूसरा कार्बन जिसके अंदर आइसोटोप नहीं है वो दिखाएगा। Now, microbial diversity in soil, high diverse ecosystem. Because soil have exposure, soil is open. Everyone can go there. Everything is growing over there. Everything is decomposing over there. सब चीजें वहां डिकम्पोज होती हैं, गलती हैं, सड़ती हैं। दरख्तों के पत्ते हों, खाद हों, प्लांट के रूट्स हों या दूसरी चीजें हों, जिसकी वजह से हर किस्म की माइक्रोबियल पॉपुलेशन वहां पर मौजूद होती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि दिस इज डाइवर्स सॉइल कंटेन्स डाइवर्स माइक्रोबियल पॉपुलेशन। मिलियंस ऑफ टेक्सा पर ग्राम ऑफ सॉइल, मिलियंस के हिसाब से 1 ग्राम सॉइल के अंदर मौजूद है। डोमिनेंट ग्रुप्स उसमें जो है सबसे ज्यादा प्रोटोबैक्टीरिया, एक्टिनोबैक्टीरिया एंड फर्मिक्यूट। सॉइल के अंदर मोस्ट जो डोमिनेंट टेक्सा है वो ये प्रोटोबैक्टीरिया, एक्टिनोबैक्टीरिया एंड फर्मिक्यूट। और डाइवर्स, ये हमने एक छोटा सा केस स्टडी किया था। इफ यू विल सी, ये हमने एक दुकान से, योर स्टूडेंट योर कुलीग के साथ नस्वार का एक सैंपल लेकर उससे डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, उसके 0.25 माइक्रोग्राम से ग्राम। उसके अंदर जो एक्सेसिव माइक्रोवेव पॉपुलेशन थी वो इस सूरत थी। नाउ वी कैन नॉट काउंट दिस टाइप ऑफ माइक्रोवेव, कितने हैं कैसे हैं, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए फिर हमने मुख्तलिफ किस्म के टूल्स इस्तेमाल किए। जब इसको आइडेंटिफाई किया तो उसने कुछ स्पेसिफिक जेनरा के नाम दिए। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके इस टोबैको के सैंपल पर मौजूद है। दूसरे सैंपल ये शुरू था, माइक्रोवेव पॉपुलेशन मौजूद है, ऑलमोस्ट सिमिलर, लेकिन कहीं थोड़े कम कहीं थोड़े ज्यादा। बालक सॉइल वर्सेस राइजोस्फीयर। बालक सॉइल उस सॉइल को कहते हैं जो प्लांट रूट से काफी फासले पर होती है, काफी दूर होती है। राइजोस्फीयर रूट इन्फ्लुएंस्ड जोन, जहां 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 तक जमीन पौधों की जड़ें जाती हैं और वो एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं, क्योंकि वो पानी भी वहां करीब मौजूद होता है। प्लांट रूट जब एब्जॉर्ब करती हैं तो वहीं से पानी को एक्सट्रैक्ट करती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और जो चीजें एक्सुडेट रिलीज करती हैं वो भी उसी जोन पर रिलीज कर देती हैं। तो उस जोन को हम राइजोस्फीयरिक जोन कहते हैं। एंड राइजोस्फीयरिक जोन कंटेन्स हायर माइक्रोबियल एक्टिविटी नियर रूट्स। जो रूट्स के करीब जो सॉइल मौजूद है प्लांट की किसी भी चीज की, उसमें बहुत ज्यादा माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है कंपेयर टू अदर। रूट एक्सुडेट शेप माइक्रोबियल कम्युनिटी। अब इस चीज के ऊपर गौर करना है कि सॉइल के अंदर जो माइक्रोबियल कम्युनिटी को शेप करता है या डिफाइन करता है वो क्या चीज है। उसमें मेन चीज जो हमें नजर आती है, रूट एक्सुडेट शेप माइक्रोबियल कम्युनिटी।
हाउ, थोड़ा सा सोचते हैं हम। प्लांट की रूट जो जो मटेरियल रिलीज कर रही हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस मटेरियल को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, जिस उससे एनर्जी हासिल कर सकते हैं, वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां ग्रो करेंगे, बाकी नहीं कर सकते। और उसके साथ सिम्बायोटिक इंटरेक्शन। अब ये माइक्रोबियल पॉपुलेशन जो रूट के करीब ग्रो हो रही है, ये कौन से फंगस को सपोर्ट करती है, दूसरी कौन सी माइक्रोबियल पॉपुलेशन को सपोर्ट करती है। इस फर्स्ट पॉपुलेशन को किसने सपोर्ट किया? प्लांट रूट ने। और यही प्लांट रूट ने जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन डेवलप की, अब ये वहां पर न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग करेंगे, और उस दौरान दरमियान की स्टेप्स में दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी उसको यूटिलाइज करेंगे, तो वो उसको भी सपोर्ट करेंगे, जिसको हम सिनर्जिस्टिक या सिम्बायोटिक इंटरेक्शन कहते हैं। Same time, these microorganisms which are present in soil, they are producing hormones. कौन से? प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन, ऐसे एंजाइम्स का इखराज करते हैं जिससे प्लांट की ग्रोथ फास्ट हो सके। फैक्टर्स अफेक्टिंग माइक्रोबियल डाइवर्सिटी इन सॉइल। एक तो सबसे पहले माइक्रोबियल कम्युनिटी को जो शेप करने वाली चीज है, दैट वाज रूट एक्सुडेट। सेकेंड, these four factors, 1, 2, 3, 4, these are also responsible to shape the microbial community of a specific soil. Soil pH, moisture, organic matter, land use practices. जाहिर बात है किसी भी सॉइल का ये स्पेसिफिक होंगे, कहीं पर मॉइस्चर कम होगी, कहीं ज्यादा होगी, उसी हिसाब से माइक्रोबियल पॉपुलेशन एडॉप्ट होगी। कहीं पीएच ज्यादा होगा, कहीं कम होगा, उसी हिसाब से माइक्रोबियल पॉपुलेशन वहां एडॉप्ट होगी। कहीं ऑर्गेनिक मैटर कम होगा, कहीं ज्यादा होगा, उसी हिसाब से माइक्रोबियल पॉपुलेशन वहां डेवलप होगी। उस जमीन में हम अक्सर व बेशतर कौन सी चीज को काश्त करते हैं, एक फसल में दूसरी फसल में, वो भी इस चीज की जिम्मेदार होगी कि कौन सी माइक्रोबियल पॉपुलेशन वहां डेवलप हो सकती है। आई थिंक इट इज इनफ। और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। स्टॉप।